देखेंगे कि एक कांच का स्लैब लेंगे, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि बोर्ड पे जो हमने जो कॉपी। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम देख रहे हैं क्लास 10वीं का विज्ञान का एक चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो आज हम देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या है, अपवर्तन किसे कहते हैं। अपवर्तन को अंग्रेजी में बोला जाता है रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन क्या है, अपवर्तन क्या है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि पानी में कोई कांच का गिलास में के अंदर अगर कोई पेंसिल रखाया जाए, ठीक है, या कोई डंडा रख दिया जाए तो वो क्या दिखता है, आपको मुड़ा हुआ प्रतीत होता है ना। तो ऐसा क्यों होता है, आज हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, या आप देखते होंगे कि पानी के टैंक में जो पानी का जो तल है वो थोड़ा सा आपको ऊंचा उठा हुआ दिखाई देता होगा, लगता होगा नज़दीक है, लेकिन जब आप हाथ डालते हैं तो वो ज़्यादा नीचे रहता है। ठीक है, तो आज उसी के बारे में हमें क्या करना है, चर्चा करना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हमारा प्रकाश का अपवर्तन। मतलब ये अपवर्तन है तो है क्या। तो देखते हैं, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ठीक है, तब इसमें एक पॉइंट आता है कि ये माध्यम क्या है। ठीक है, तो चलिए माध्यम को समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हर एक वस्तु, कोई ना कोई चीज, हर एक वस्तु वो क्या है, आपका माध्यम ही है। ठीक है, लेकिन प्रकाश का माध्यम, अब प्रकाश का माध्यम कहने से इसका अर्थ ये होगा कि ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश क्या हो सकता है, आर पार जा सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लिया जाए कि आपका क्या बोलेंगे, जैसे कि आप नदी किनारे हैं। ठीक है, नदी किनारे हैं तो नदी के अंदर आप मछली देखेंगे, या नदी के अंदर पानी के अंदर, ठीक है, नदी के पानी के अंदर में मछली आपको दिखाई दे सकता है, कंकड़ दिखाई दे सकता है, बालू दिखाई दे सकता है, घास दिखाई दे सकता है। तो नदी का जो पानी है उसके ऊपर एक अलग माध्यम है जो हमारा निर्वात कहलाएगा या वायु का माध्यम कहलाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम पानी में प्रवेश करेंगे, पानी के अंदर की चीजों को देखेंगे, तो वो हमारा एक अलग माध्यम हो जा रहा है। मतलब क्या हो जा रहा है, दूसरा माध्यम हो जा रहा है। ठीक है, तो माध्यम समझ में आ गया कि ऐसा वस्तु या ऐसा चीज जिससे प्रकाश आर पार हो सकता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं फिर से। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। मतलब वायु से जब पानी में प्रवेश करेगी प्रकाश, तो क्या होगी, अपने रास्ते, मतलब जिस रास्ते से उसको जाना था, सीधा जाना था, तो वो सीधा ना जाकर अपने रास्ते से थोड़ा सा क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। मतलब किनारे हट जाती है या दूसरी तरफ चली जाती है। ठीक है, थोड़ा सा मुड़ जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे एक उदाहरण लेते हैं सिंपल सा, कि रात्रि में आपने देखा होगा तारों को टिमटिमाते हुए देखा होगा। ठीक है, लेकिन क्या असल में तारे टिमटिमाते हैं, नहीं नहीं टिमटिमाते। तो क्या होता है उस पे कि जब तारा से प्रकाश की किरण निकलती है, ठीक है, तो निकलने से के बाद में बहुत सारे माध्यम उससे प्राप्त होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं किसी जगह पे आपका जो वायुमंडल है वो घना है, किसी जगह विरल है, विरल का मतलब दूर दूर है या दूर है, फिर घना आ गया, तो क्या होगा कि जो प्रकाश का किरण है वो तो सीधी निकली थी, ठीक है, जाने के लिए। लेकिन मान लेते हैं वो क्या हो गया, विरल हो गया, तो विरल हो गया तो वो थोड़ा सा घूमेगी। अगर मान लेते फिर से सघन हो गया तो फिर से थोड़ा सा घूमेगी, और वो किसी भी दिशा में घूम सकती है। ठीक है, आगे देखेंगे कि किस ओर मुड़ेगी या कैसे मुड़ेगी, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। बस अभी इतना समझिए कि जो किरण है वो किसी जो सॉरी जो प्रकाश की किरण है वो किसी भी ओर मुड़ सकती है। ठीक है, या जैसे आपने देखा होगा कि गिलास, कोई कांच का गिलास है, उसके अंदर पानी है और एक डंटी या एक पेंसिल रखी हुई है। ठीक है, तो आप देखिएगा कि जो डंटी और पेंसिल है वो पानी के अंदर थोड़ी सी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो वायुमंडल है, मतलब जो गिलास के ऊपर का भाग है वो निर्वात, जो वो वायु का भाग है। ठीक है, तो वायु में आपका जो प्रकाश है वो सीधी जा रही है। लेकिन जैसे ही एक माध्यम आपका वायु हो गया और दूसरा माध्यम क्या हो जाएगा, गिलास के अंदर का जो पानी है वो दूसरा माध्यम होता है। जैसे ही प्रकाश पानी में प्रवेश करेगी, ठीक है, जल में प्रवेश करेगी, तो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। इसीलिए हमें क्या दिखाई देता है, उसके अंदर जो पेंसिल रखी रहती है वो क्या होती है, थोड़ी सी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ठीक है, या जैसे आपने देखा होगा कि कोई बर्तन के अंदर आप सिक्का रख दीजिए। ठीक है, जिस अब बर्तन में पानी रखिए, पानी के अंदर एक सिक्का रख दीजिए। उसके बाद आप क्या देखिएगा, तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि सिक्का थोड़ा सा, जो तल है, तल से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, तो इसका कारण भी क्या है, इसका कारण भी अपवर्तन है, कि थोड़ा सा जो प्रकाश है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब भी प्रवेश करती है, थोड़ा सा क्या होती है, वो मुड़ जाती है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं दैनिक जीवन में अपवर्तन को हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं। पहला, तारों का टिमटिमाना,
ठीक है। दूसरा, पानी के टैंक में की तली ऊपर उठी हुई दिखना। जैसे कि आप पानी के टैंक में देखिएगा तो उसका जो तल होता है वो हमेशा प्रतीत होता है कि थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, ठीक है। तीसरा, पानी के बर्तन में डूबी पेंसिल का मुड़ा हुआ प्रतीत होना। किसी बर्तन का पानी में डूबे होने पर उसका आकार वास्तविक से बड़ा प्रतीत होना। अब देखिएगा, जैसे कि पानी में कोई भी वस्तु या कोई भी चीज डूबी हुई रहती है तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो जितना उसका आकार है उससे वो बड़ा दिखता है, और जैसे हम हाथ डालते हैं उसे निकालने के लिए छोटा प्रतीत होता है। जैसे कि आप देखिएगा, नदियों में मछली जब आप मारने जाते हैं तो ऊपर से देखने से तो ऐसा प्रतीत होता है कि मछली बहुत बड़ा है, लेकिन जैसे ही आप उससे पकड़िएगा, उसे निकालिएगा तो देखिएगा छोटा सा होता है, ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि ये प्रकाश के कारण ही हमें पानी के अंदर, जल के अंदर जो भी वस्तु रहती है वो अपने आकार से बड़ा प्रतीत होती दिखाई देती है, ठीक है। आगे देखते हैं, सिक्के आदि का पानी के बर्तन में डूबे होने का पर ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना। ये सभी चीज क्या है, हमारे दैनिक जीवन में अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये सभी घटनाएं क्या होती हैं, घटती हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं अपवर्तन के नियम। चलिए पहला नियम देखते हैं क्या बोलता है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल पर होते हैं। समझते हैं, ठीक है। जैसे कि माध्यमों का बात किया गया था अभी थोड़ी देर पहले, तो दो माध्यम, एक माध्यम हो गया आपका वायु और दूसरा हो गया कांच। कांच का ये स्लैब लिया गया है, आप जो देखे होंगे इस तरह से मोटी सी एक स्लैब रहती है कांच की, वही चीज लिया गया है, ठीक है। तो दो माध्यम का बात किया गया है, एक वायु दूसरा कांच। तो कोई किरण है जिसे आपतित किरण बोला जाता है, जो प्रकाश की किरण जब आएगी तो उसे क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे, ठीक है। तो क्या बोलता है, फिर से नियम पढ़ते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ये जो किरण हो गया ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर प्रवेश कर रही है। ये जो वायु हो गया ये हमारा एक माध्यम हो गया, और ये कांच हो गया हमारा दूसरा माध्यम। तो एक माध्यम से जब ये प्रवेश कर रही है तो दूसरे माध्यम पर जाने से पहले क्या पढ़े हैं, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं, क्या होती है, वो मुड़ जाती, चाहे इधर मुड़ेगी चाहे इधर मुड़ेगी, किधर भी ये क्या होगी, मुड़ जाएगी। तो क्या हो रही है कि ये आपतित किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करते के साथ उसे तो इस तरह से सीधा जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन वो सीधा ना जाकर इस तरह से क्या हो गई, मुड़ गई, ठीक है। आगे देखते हैं, तो जो ये मुड़ी हुई किरण है इसे ही हम बोलेंगे अपवर्तित किरण। ये जो किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करके क्या हो गई, मुड़ गई ना, इसे ही हम क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण, ठीक है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब। अब देखिए, ये जो पृष्ठ है ये दोनों माध्यमों को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। ऊपर कौन सा माध्यम है, वायु, और नीचे कौन सा माध्यम है, कांच, ठीक है। समझ में आ रहा है। यह हो गया आपतित किरण, यह हो गया अपवर्तित किरण, और दोनों माध्यमों को अलग करने वाला ये हो गया पृष्ठ, ठीक है। अब पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब, और यहाँ पर एक बिंदु है, ठीक है। और ये बिंदु कहाँ पर बनेगा, जब आपका आपतित किरण होगा, आपतित किरण जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करके क्या होगी, अपवर्तित होगी, दूसरे राह में दूसरे मतलब थोड़ा सा अपने रास्ते से क्या होगी, वो भटकेगी या मुड़ेगी, वहीं पर एक आपका अभिलंब बनेगा, ये अभिलंब, ठीक है, एक अभिलंब बनेगा, और उसी अभिलंब के बीच में, और अपवर्तित किरण और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक बिंदु, ठीक है। और ये तीनों चीज, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। ध्यान दीजिए, ये हम लोग प्रकाश का परावर्तन का नियम पढ़े थे, उसके जैसा ही है, ठीक है, कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पर होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये इधर ही क्यों मुड़ा, ठीक है, वो इस रास्ते से जब जा रहा था, ये सीधा जा रहा था, हो सकता है कि ये इधर भी मुड़ सकता था, लेकिन इधर ही क्यों आया। तो उसके लिए दो पॉइंट याद रखिएगा कि जब प्रकाश विरल से सघन में जाए, ठीक है, कहाँ, विरल से सघन में, तो जो वायु है उसका कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, मतलब ये क्या है, विरल माध्यम है, ठीक है। और जो कांच है उसका कण क्या नजदीक रहता है, मतलब ये कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है। मतलब विरल से जब सघन में जाए तो क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ती है, जैसे कि आपतित किरण हुई, ठीक है। जब यहाँ पर एक अभिलंब खींचेंगे इस तरीके से, तो इससे जो अपवर्तित किरण होगी, अभी क्या देखें कि विरल से सघन में आए तो किधर मुड़ेगी, ये अभिलंब की ओर मुड़ेगी, इसीलिए किधर मुड़ गई है, अभिलंब की ओर मुड़ गई है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हमेशा याद कीजिएगा और इसे नोट कर लीजिए कि जब भी सघन से विरल की ओर जाए, अब ध्यान दीजिएगा आगे थोड़ा सा, कि ये क्या हो गया हम लोग का, सघन माध्यम हो गया, कांच है ना,
और फिर से नीचे की ओर आएंगे तो ये हमारा फिर से वायु मिल गया, मतलब ये क्या हो गया, हमारा विरल माध्यम होगा। तो ध्यान दीजिएगा, विरल से सब जब सघन में जाएगा तो वो अभिलंब से दूर जाएगी, ठीक है। तो जब ये आपतित किरण यहाँ पर आई तो यहाँ पर फिर से एक अभिलंब बनेगा, और ये अभिलंब बना तो इसका जो किरण जो निकला निर्गत हो गया, ठीक है, ये जो निकल गया तो इसे निर्गत किरण बोलेंगे। तो जब ये किरण निर्गत हो गया, निकल गया, तो ये क्या हो रहा है, अभिलंब तो यहाँ पर है ना, तो ये अभिलंब के नजदीक ना आकर क्या हो जा रहा है, दूर चला जा रहा है, ठीक है। तो 2 पॉइंट याद रखिएगा हमेशा कि विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब अभिलंब की ओर मुड़ेगी, और सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से क्या होगी, दूर जाएगी, ठीक है। चलिए अब दूसरा नियम समझते हैं। नंबर का जो नियम है उसे समझते हैं। प्रकाश के किसी निश्चित रंग व निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या मतलब साइन, ठीक है, तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन का अनुपात क्या होता है, स्थिर होता है। यहाँ समझते हैं कि ये क्या हो गया हमारा आपतन कोण, जिसे ज्या मतलब साइन को हिंदी में ज्या बोला जाता है, तो यहाँ पर नाम दे दिया गया आई, ठीक है। और अपवर्तन कोण की ज्या जिसका नाम दे दिया गया क्या, आर, की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। तो आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई मान लिया गया, ठीक है। दूसरा अपवर्तन कोण की ज्या जिसे हम मान लिए साइन आर, और इसका स्थिरांक हमेशा फिक्स होता है, सॉरी इसका अनुपात स्थिर होता है। मतलब आप कभी भी साइन आई और साइन आर की जगह में कुछ भी मान रहे हैं, ठीक है, उसे कभी भी भाग दीजिए या भाग कीजिए तो हमेशा उसका जो मान निकल कर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, आपका स्थिर मान आएगा, ठीक है। और यही जो आपका दूसरा नियम है इसे ही हम बोलते हैं स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं, ठीक है। क्या नियम बोलते हैं, स्नेल का अपवर्तन का नियम। जैसे कोई क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे कि स्नेल का अपवर्तन का नियम लिखिए, तो आपको ये जो दूसरा नियम है इसे लिख देना है, ठीक है। नहीं तो आपको पता है कि क्वेश्चन आएगा आपका प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो इसमें दोनों नियम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि दूसरा नियम क्या बोला गया है कि किसी निश्चित रंग व निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है, ठीक है। मतलब साइन आई बटे साइन आर, और दोनों का जो अनुपात है उसका मान हमेशा आपका क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, स्थिरांक लिखा गया है, ठीक है। और ये दूसरा नियम है, इसे बोला जाता है स्नेल का अपवर्तन का नियम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। चलिए ये तो नया पॉइंट आ गया, अपवर्तनांक क्या है, इसे हम कल की वीडियो में देखेंगे, ठीक है। कल की वीडियो में इसके बारे में, अपवर्तनांक के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। तो चलिए ये जो आपका बना हुआ चित्र इसी से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल कर देखते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे कि एक कांच का स्लैब लेंगे और उससे एक सिंपल से कागज़ में, एक सादा कागज़ में रखकर उसके चारों ओर एक रेखा खींच देंगे, ठीक है। रेखा खींचने के बाद हम क्या करेंगे, एक स्केल लेंगे और उसके ऊपर में एक आपतित किरण खींचेंगे। आपकी मर्जी, आप जितना डिग्री का करना चाहते हो वो खींच सकते हैं, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना डिग्री का खींचना चाहें, ठीक है। खींचने के बाद उस पर एक डॉट बना लेंगे, ठीक है। अब डॉट किस लिए बना रहे हैं, डॉट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि उस पर कुछ हम माचिस का तिल्ली रख सके, जिससे ये पता चले कि अपवर्तन कहाँ पर हो रहा है या अपवर्तित किरण कैसे गुजर रहा है उसके लिए। तो सबसे पहले एक माचिस का तिल्ली उसके ऊपर रखेंगे, ठीक है। माचिस का तिल्ली रखने के बाद हम घूम कर जब नीचे से देखेंगे तो देखना है कि हमारा जो माचिस का तिल्ली का जो अपवर्तन हो रहा है, ठीक है, अपवर्तित हो रहा है, वो कैसे हो रहा है। देखिएगा माचिस का तिल्ली ऊपर में दिख रहा है, ठीक है, और लेकिन जो अपवर्तित किरण है वो देखिए किनारे से आ रहा है ना, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, किनारे से आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है, जो हमने बोर्ड पे देखा था उसी तरह से हो रहा है ना। तो फिर से क्या करेंगे, हम माचिस का तिल्ली लेंगे तो जैसे अपवर्तित किरण हुआ था ठीक है, उसी के अनुसार माचिस का तिल्ली को क्या करेंगे, रखेंगे। उसके बाद सब स्लैब को हटाएंगे, माचिस की तिल्लियों को हटाएंगे क्योंकि इसका काम हो गया। अब क्या करेंगे, वहाँ पर बिंदु बनाकर रेखा खींचेंगे, ठीक है। अब क्या करना है कि सभी का रेखा खींचने के बाद उसे मिला देना है, अंदर में जो अपवर्तित हुई थी किरण उसको मिला देना है और सभी का अब नाम दे देना है। जैसे हमने बोर्ड पे देखा था उसी तरह से अब सभी को नाम दे देना है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि बोर्ड पे जो हमने जो कॉपी पे देखा था उसी का आज हमने क्या किया, प्रैक्टिकल किया। उसी तरह से सभी चीज़ को नाम दे दीजिए। नाम देने के बाद देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक